गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसको देखेंगे हम लोग। उससे रिलेटेड प्रीलिम्स के क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, जो है हम लोग कीवर्ड्स देख लेंगे, और उससे एक दो क्वेश्चंस जो यूपीएससी के पीवाईक्यू में आए हुए हैं और जहाँ से क्वेश्चन आगे बन सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं। ठीक है, महान्यायवादी को लेके हेडिंग लगाते हैं महान्यायवादी। इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, महान्यायवादी के बारे में बोला जाता है कि यह एक संवैधानिक पद है और ये अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेखित है। आर्टिकल 76 में यह क्या है भाई, उल्लेखित है। दूसरा, यह एक संवैधानिक पद है। महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह पद ब्रिटेन से लिया गया है। यह पद ब्रिटेन से लिया गया है। सभी पॉइंट को हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। पहला, अनुच्छेद 76 में इसका चर्चा है। यह एक संवैधानिक पद है। ठीक है, इसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। ये भारत सरकार का वकील होता है। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से जो भी केस मुकदमा लड़ना होता है ये ही महान्यायवादी ही लड़ते हैं। उसके बाद यह पद ब्रिटेन से लिया गया है। चार हम लोग अलग अलग कीवर्ड्स देख लिए हैं, और इसी महान्यायवादी को सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं। सॉलिसिटर जनरल, और उस सॉलिसिटर जनरल के अंदर दो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। लिखेंगे, इनके सहायता हेतु एक सॉलिसिटर जनरल तथा दो अन्य एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। दो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। इन्हीं की मदद के लिए, महान्यायवादी के हेल्प के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और उस सॉलिसिटर जनरल के नीचे दो
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ठीक है, संविधान में इसका कहीं पर उल्लेख नहीं है कि ऐसा कुछ होंगे, और इसकी संख्या फिक्स भी नहीं है। संविधान में ऐसा कहीं उल्लेखित नहीं है और ना ही इनकी संख्या फिक्स है कि ये 2 होंगे कि उनके सहायता के 1 होंगे, ऐसा कुछ भी संख्या फिक्स नहीं किया गया है सॉलिसिटर जनरल को लेकर के। और संविधान में ऐसा कुछ उल्लेखित भी नहीं कि उनके लिए होंगे, बस ये ऐसा बनाया है सिस्टम। इनकी नियुक्ति को देखते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करते थे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर नियुक्ति को लेके। नियुक्ति अभी हम बोले राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति जब भी करेंगे तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, तो यहां से लिख लेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। ब्रैकेट में कर भी लीजिए। मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर। तो इनकी नियुक्ति हो गई। इनकी योग्यताएं को लेकर के अगर हम लोग देखेंगे तो इनकी योग्यताएं को संविधान में कहीं पर उल्लेखित नहीं किया गया है, लेकिन इनकी योग्यता के बारे में बोला जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक जो योग्यता रखते हैं उन्हीं व्यक्तियों को, तो योग्यता को लेकर के देखेंगे। योग्यता को लेकर के अभी हम बोले योग्यता को लेके सुप्रीम कोर्ट का जज, न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। बनने की योग्यता होनी चाहिए। उसी व्यक्ति को महान्यायवादी चुना जा सकता है, ध्यान रखेंगे। और इसके कार्यकाल को लेकर के अगर हम लोग देखते हैं तो कार्यकाल के बारे में बोला गया है कि संविधान में इसका कोई कार्यकाल का जो है निश्चित वर्णन नहीं किया गया है। संविधान में इसके कार्यकाल को लेके कोई भी निश्चित वर्णन नहीं किया गया है। लिखेंगे यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। कार्यकाल संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है। यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। यह राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसको भी हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। संविधान में इसके कार्यकाल को लेकर कोई उल्लेखित नहीं किया गया है। इसके बारे में बोला गया है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये अपने पद पर बना रहता है। अब आते हैं इसके कार्यों को लेकर के। कार्य को लेकर के क्या है, कर्तव्य और कार्य। कार्य, इसके कार्य के बारे में क्या बतलाया गया है? तो कार्य के बारे में बोला गया है कि विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का ये पक्ष रखेगा। विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का ये पक्ष रखेगा। पहला, कानूनी मामलों में भारत सरकार को यह परामर्श करेगा। कानूनी मामलों में यह भारत सरकार को परामर्श देगा या परामर्श करेगा। तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने पर जो भी कार्य हैं, मतलब वह कार्य जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा गया है वह काम करेगा या उससे रिलेटेड अन्य काम जैसे सलाह देने का भी काम करेगा। तो लिखेंगे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने, राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य, सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य, कोई अन्य कार्य या अन्य काम करना, सलाह भी देता है। ठीक है, अब आते हैं इसको लेकर के, इसके वेतन को लेकर के। वेतन को लेकर के क्या बोला गया है? वेतन को लेकर के बोला गया है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि ये वकील है, ठीक है, और इन लोगों का जो अपना वकीली का जो चार्जेस होता है ना, केस लड़ने का बहुत ज़्यादा हाई चार्ज होता है। इंडियन गवर्नमेंट वो चार्ज नहीं देगी। इन लोग एक केस लड़ने का 25 लाख, 30 लाख, 45 लाख जो भी जैसा चार्ज है वो लेते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमारे भारतीय सिस्टम के तहत एक पारिश्रमिक वर्ड रखा गया है और ये निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति। तो लिखेंगे वेतन को लेकर के वेतन। वेतन के बारे में क्या बोला गया है? वेतन के बारे में बोला गया है कि आर्टिकल 76 के अनुसार महान्यायवादी को वही पारिश्रमिक, यहाँ पर वेतन वर्ड नहीं है, पारिश्रमिक वर्ड है, रेनुमरेशन बोलते हैं उसको,
वही पारिश्रमिक दिया जाएगा जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेंगे। लिखेंगे आर्टिकल 76 के द्वारा महान्यायवादी को वही पारिश्रमिक दिया जाएगा जो राष्ट्रपति समय समय पर तय करेंगे। समय समय पर तय करेंगे। ये वर्ड हाईलाइट कर लीजिए, पारिश्रमिक वर्ड है, ठीक है। और किसके द्वारा? राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ये बातों को ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा इनका पारिश्रमिक तय किया जाता है। उसके बाद बोला गया है कि राष्ट्रपति के आदेश पर यह निर्धारित किया गया है कि महान्यायवादी को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर रिटेनर दिया जाएगा। जब राष्ट्रपति इसका पारिश्रमिक निर्धारित करते हैं तो क्या निर्धारित हुआ है? तो निर्धारित यही हुआ है कि राष्ट्रपति के आदेश पर यह निर्धारित हुआ है कि महान्यायवादी को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर जो वेतन है वही रिटेनर इनको भी दिया जाएगा। यही निर्धारित हुआ है। तो हम लोग यहां से लिखेंगे राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि महान्यायवादी को सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर रिटेनर दिया जाएगा या पारिश्रमिक जो बोलिए। वेतन के अनुसार बताया गया कि इसके पारिश्रमिक को कौन निर्धारित करते हैं? राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। और वो क्या निर्धारित किए हुए हैं? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज को अभी जितना वेतन मिल रहा है वही पैसा इन्हें भी मिलेगा। ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ये किया गया है। और इनका जो पारिश्रमिक है वो संचित निधि पर भारित होता है। महान्यायवादी का जो ये पारिश्रमिक है संचित निधि पर भारित होता है। लिखेंगे इसका पारिश्रमिक संचित निधि पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसी को संचित निधि बोलते हैं, भारित होता है।
और भारित होने का मतलब हुआ कि संसद में इस पर मतदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और आगे क्या बोला गया है इसके बारे में? महान्यायवादी के बारे में बोला गया है कि ये एकमात्र ऐसा अधिकारी है जिसे संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। ये बोला गया है आर्टिकल 88 में, 88 में बोला गया है। लिखते हैं, आर्टिकल 88 में क्या बातें कही गई है, थोड़ा ध्यान देखें। आर्टिकल 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी को संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। महान्यायवादी एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है जिसे संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है तथा यह संबोधित भी कर सकता है और ये किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है तथा यह संबोधित भी कर सकता है यह संसद के किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है या बन सकता है। इसे संसद के कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसे मत देने का अधिकार नहीं है। इसे मत देने का अधिकार संसद में नहीं है। मत देने का अधिकार नहीं है तो कहाँ नहीं? संसद में। ऐसा नहीं कि इसको मत देने का राइट्स नहीं है, तो इसको संसद वाले कार्यवाही में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, सुन सकता है, लेकिन उसमें वो मत नहीं कर सकता। महान्यायवादी एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है, यह बातें आर्टिकल 88 में है, जिसे संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है तथा यह संसद के किसी भी समिति का हिस्सा भी हो सकता है, उसको संबोधित कर सकता है। इसे संसदीय समिति का सदस्य भी नियुक्त किया जा सकता है, अभी हमने पढ़ लिया, जिसमें ये संसद में मतदान नहीं कर सकता।
ये बातें आर्टिकल 88 में है। और इससे जुड़ी हुई और क्या बातें हैं, तो महान्यायवादी को आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग ही इसे सभी न्यायालयों में सुने जाने का राइट्स मिला है। ये किसी भी न्यायालय में जा सकता है, वहाँ पर कार्यवाही में सुन सकता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। लिखेंगे महान्यायवादी को आर्टिकल 70 के अनुसार भारत के सभी न्यायालयों में सुने जाने का राइट्स है। सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है। ये अधिकार किनको मिला हुआ है, महान्यायवादी को, राइट टू ऑडियंस, राइट टू ऑडियंस, सुनने जाने का अधिकार। भी न्यायालय में ये जा सकता है, वहाँ पर कार्यवाही में जो भी मुकदमा है उसके लेकर के देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग और क्या क्या बातें हैं, बोला गया है महान्यायवादी लोक सेवक के कैटेगरी में नहीं आता है, ये उसके तहत नहीं आते हैं, इसी वजह से ये आरटीआई के तहत नहीं आते हैं। हम आरटीआई के रिगार्डिंग इसके खिलाफ या इसके अगेंस्ट या इससे रिलेटेड हम सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आरटीआई के तहत नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। महान्यायवादी आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये आरटीआई के क्षेत्र से बाहर होता है। महान्यायवादी को लेकर के और बोला जाता है कि महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध कोई केस नहीं लड़ सकता है, क्योंकि ये भारत सरकार का वकील ही होता है, तो ये भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी केस नहीं लड़ेगा। दूसरा, ये किसी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है या फिर कोई ऐसा केस इसके पास आता है जिसमें कि भारत के विरुद्ध है सामने वाला, तो उसको वो सलाह भी नहीं देगा। लिखेंगे यह भारत सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ कभी मुकदमा, कोई केस नहीं लड़ सकता। कोई मुकदमा नहीं लड़ सकता और ना ही किसी को इससे संबंधित कानूनी सलाह दे सकता है। कि इसका काम है भारत सरकार का बचाव करना, तो ये कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। या फिर कोई अगर कोई थर्ड पर्सन जो भारत सरकार के खिलाफ लड़ना चाहता है और इससे आके अगर हेल्प मांगेगा तो भी वो हेल्प नहीं कर सकता, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन बोला जाता है कि यह प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है।
नेक्स्ट बात, लेकिन यह प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। मतलब अपना जो प्राइवेट केस आता है, ऐसा केस जो भारत सरकार के खिलाफ ना हो, तो वो केस को वो लड़ सकता है, उसके लिए उसको कोई रोक नहीं है। आपराधिक मामले पे अगर कोई केस लड़ना हो तो उसको भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि वो वैसे नहीं लड़ पाएगा। आपराधिक मामलों में उसको लड़ने के लिए मना ही है। अगर वो लड़ना चाहता है तो भारत सरकार से परमिशन लेना होगा। आपराधिक मामलों में उसे भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। अगर कोई आपराधिक मुकदमा लड़ना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग उसको ये लेना होगा। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट और फैक्ट्स देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग और क्या क्या हो सकता है। बोला गया है महान्यायवादी से अगर पूछा जाए क्या ये राज्य सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ सकता है, तो आंसर है यस, वो राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमा लड़ सकता है। यह राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमा लड़ सकता है। रखेंगे सबसे पहले, अच्छा ये किसी भी कंपनी का सीईओ, जैसे कि जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का जो कंपनी है जैसे कि IOCL, HPCL, सेल, गेल, वेल, उसका ये सीईओ नहीं बन सकता। ये फैक्ट भी आप जानकारी रखेंगे। उसके बाद इसके बारे में बोला जाता है कि अगर देखेंगे सबसे पहले महान्यायवादी होने वाले हैं वो थे MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ सबसे पहले महान्यायवादी। वर्तमान में अगर देखेंगे तो R वेंकटरमणी हैं, ये 16वें नंबर के हैं, R वेंकटरमणी। और इससे पहले जो थे वो थे KK वेणुगोपाल, KK वेणुगोपाल। और MC सीतलवाड़ के बारे में, जो कि सबसे पहले महान्यायवादी, इनके बारे में बोला जाता है कि ये सबसे लंबे समय तक रहे हैं, करीब करीब 13 वर्ष तक ये महान्यायवादी रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा आते हैं जो सबसे लंबा कार्यकाल जिनका रहा, उनका नाम है नीरज डे, लगभग 11 वर्षों तक। तो ये फैक्ट लिख लेंगे। सबसे पहले न्यायवादी MC सीतलवाड़ थे, ठीक है, MC सीतलवाड़। ये सबसे लंबे समय तक रहे हैं, लगभग 13 वर्षों तक। दूसरा जो रहे हैं, दूसरा है नीरज डे,
दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल, ये लगभग 11 वर्षों तक। वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकटरमणी ये 13 मई 2024 को बने थे और ये कितने नंबर के हैं? 16वें नंबर के, ध्यान रखेंगे। 16th नंबर के हैं ये पोजीशन ध्यान रखेंगे। इससे पहले थे के वेणु गोपाल। तो ये रिलेटेड हमारा जितने सारे फैक्ट हुए ये महान्यायवादी को लेके हुए। महान्यायवादी को लेकर के कुछ लोग अब क्वेश्चन कर लेते हैं। महान्यायवादी को लेके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक दो क्वेश्चन जो यूपीएससी में आया हुआ है वो उसको देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं। बाकी जितने भी सारे फैक्ट्स हैं, अगर ये फैक्ट्स को आप याद रखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा 99.99%। बशर्ते वो सारा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। हाँ, जिन लोगों का वैसा एक और इसके एक फैक्ट है कि जिसको फांसी की सज़ा हो गई है उसका केस ये नहीं लड़ते हैं, ध्यान रखेंगे। ये एक क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आप लोग करेंगे। ये यूपीएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बोला गया है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन होगा महान्यायवादी के रिस्पेक्ट में। पहला, वह भारत सरकार का भाग है। दूसरा, वह संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तीसरा, वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है अर्थात प्रसाद पर्यंत वाला है। उसे किसी भी विधेयक पर मतदान का अधिकार है। ये 4 कथन है। इस 4 कथन में क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, हम कथन आपको दिखा देते हैं ऑप्शन के साथ। देखिए ये दिख रहा होगा ऑप्शन, केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 2 3 और केवल 2 3 4। देखेंगे यहाँ पर जो होगा वह संसद की किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अनुच्छेद 88 यही बोलता है, आर्टिकल 88। तो हमारा पहला ये तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो तो होगा ही होगा। ये है आर्टिकल 88। तो जो सेकंड होगा तो भाई सब में सेकंड है। थर्ड में वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है अर्थात प्रसाद पर्यंत रहता है। ये भी बातें सही है, तो थर्ड भी होगा। तो थर्ड होगा तो ये कट गया। 2 3, 1 का वह भारत सरकार का भाग है, सरकार का भाग नहीं है, तो ये कट गया। तो 1 अगर कट जाता है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब आते हैं 4 को लेकर के। 4 में बोला गया है उसे किसी भी विधेयक पर मतदान का राइट्स है। हम बोले हैं मतदान का राइट्स उसे नहीं है। वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संबोधित कर सकता है, किसी भी संसदीय समिति का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन उसे कभी भी मतदान का अधिकार नहीं है। तो 4 भी नहीं होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, बी नंबर। दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट यही दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर 2 3 है। नेक्स्ट में ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। कभी लेटेस्ट ही बोल सकते हैं। महान्यायवादी के संदर्भ में सही कथन को छांटिए। अब इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, बस इसमें से कथन को ही छांटना है। बोला गया है वह भारत सरकार का सेवक है, लोक सर्वेंट। हम अभी बोले हैं कि वो लोक सर्वेंट नहीं है, इसलिए वो आरटीआई के दायरे में नहीं आता है।
पहला स्टेटमेंट तो ये गलत हो गया गुरु। दूसरा, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल, और कार्यपालिका का अंग होता है, ये सही जा रहा है। आगे भी देख लेते हैं। वह संसद का सदस्य होता है, संसद का सदस्य ये नहीं होता है, ये भी गलत है। थर्ड, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के अधीन कार्य करता है, ये भी गलत है। सो सबसे सही आंसर है ऑप्शन बी। सो बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी। तो ये था हमारा महान्यायवादी को लेकर के कुछ क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे पॉलिटी में कैग को लेकर के, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, संविधान सभा, राष्ट्रपति, प्रियम्बल, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।